राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 जिसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी आपकी दिसंबर 2024 में और एग्जाम हुई थी सितंबर 2025 में। और इसका जो मूल विभाग है वो आपका है प्रशासनिक सुधार विभाग, जिसके अंतर्गत आपके 100 से ज्यादा विभाग आते हैं जिनको विभाग आवंटन अभी तक होना बाकी है। इसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था जनवरी 2026 में और अब इसकी नियुक्ति प्रक्रिया है वो चल रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 53,750 पदों पर यह भर्ती थी, लेकिन 5,750 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका परिणाम है वो रोक लिया गया है। उनका परिणाम रोका क्यों गया है? इनका परिणाम रोका इसलिए गया है कि एक वकील है हरेंद्र नील जी, याचिकाकर्ता इनके पास में गए और इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर एक वर्डिक्ट रखा। इन्होंने कहा कि जो याचिकाकर्ता हैं वो आपके एक्स सर्विसमैन ओबीसी कैटेगरी से हैं और भर्ती परीक्षा में माइनस में नंबर आए उनकी कैटेगरी में बोर्ड उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिल रहे तो उनको भी मौका दे। तो फिर हाईकोर्ट ने कहा उनको मौका क्यों दे? तो फिर इन वकील साहब ने कहा कि कुछ ऐसी कैटेगरी है जिनकी कट ऑफ 0.0033 रही है, तो फिर आप माइनस वाले को मौका क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अक्सर सर्विसमैन ओबीसी के अंतर्गत पॉजिटिव में या जीरो में कैंडिडेट है ही नहीं, माइनस में ही है, तो फिर जीरो और माइनस में क्या फर्क है? तब हाईकोर्ट ने कहा कि जीरो माइनस में भी कोई फर्क नहीं है तो फिर जीरो कट ऑफ भी नहीं रहनी चाहिए, है ना। तो फिर सुनवाई के दौरान कार्मिक विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड दोनों को लताड़ लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आप कम से कम मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो डिसाइड कीजिए। लेकिन कार्मिक विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा कि 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती में सेवा नियमों में न्यूनतम अंक का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसे में हमने 0 अंक वाले अभ्यर्थी हैं उनका भी सिलेक्शन कर दिया, लेकिन माइनस अंक में लाने वाले अभ्यर्थी के अत्यंत कमजोर श्रेणी में माने जाते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं किया। तो हाईकोर्ट ने कहा कि 0 और माइनस में फर्क क्या है ना। इसलिए इस तर्क को नकारते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित विभाग यानी जहां आपको जो आपका प्रशासनिक सुधार विभाग है और कर्मचारी चयन बोर्ड को न्यूनतम अंक निर्धारित करते हुए इन कैटेगरी की मेरिट लिस्ट वो जारी करने के निर्देश दिए। सारा जो पेज है ना वो इन अक्सर सर्विसमैन ओबीसी वाले कैंडिडेट है इनका फंसाया हुआ है। अगर ये ओबीसी अक्सर सर्विसमैन वाले कैंडिडेट हैं, ये याचिका हाईकोर्ट में नहीं लगाते, हरेंद्र नील जी जो वकील हैं उनके पास में नहीं जाते, तो अब तक इन 5,750 कैंडिडेट का परिणाम है वो भी आपका साथ में आ जाता और आपको ज्वाइनिंग मिलने की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती। लेकिन ये हाईकोर्ट में चले गए, जिसके बाद में ये दलील दी गई कि जब 0.0033 वालों को ले सकते हैं तो माइनस वालों को क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अक्सर सर्विसमैन कैटेगरी ओबीसी में कैंडिडेट है ही नहीं, है ना। तो फिर ये मामला है वो हाईकोर्ट में चला गया और अब हाईकोर्ट और कर्मचारी चयन बोर्ड के बीच में ये मामला है वो उलझा हुआ है। इसके ऊपर अपन वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी कैटेगरी है जिनका परिणाम 0.0033 रहने के कारण उनका परिणाम है वो रद्द किया गया है। तो अब इसकी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है? तो देखो ये कैटेगरी है सामान्य अक्सर सर्विसमैन की, अगर आपके 3-4 नंबर भी बन रहे हैं ना तो भी आपका नंबर इसमें आ जाएगा। और ये शहरिया में अगर विधवा महिला है उनके भी अगर 3-4 नंबर बन रहे हैं तो इनका भी नंबर आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो कैटेगरी ये है, ये जो कैंडिडेट है इनका कहना है कि हमारा परिणाम क्यों रोक लिया गया, जिसमें आपकी एससी कैटेगरी की विडो कैटेगरी है जिसकी कट ऑफ ये रही है और अब इसकी कट ऑफ है वो आपकी 42 नंबर रह सकती है। देखिए बहुत सी विधवा महिलाएं ये सोच रही होंगी कि इतनी कट ऑफ कैसे बढ़ सकती है, तो बिल्कुल इतनी कट ऑफ वो बढ़ सकती है। आप तय मानिए जिन कैटेगरियों का परिणाम जारी हो चुका है 48,000 कैंडिडेट का, उनकी कट ऑफ आप देखिए एक बार कितनी बड़ी है ना। रोजाना मैसेज आते हैं कि सर इतनी भी कट ऑफ बढ़ सकती है क्या? तो 40-40 नंबर कट ऑफ है वो बड़ी है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं चाहिए। तो 40 नंबर से ऊपर अगर आपके इसमें एससी विडो कैटेगरी में बन रहे हैं तब आपका नंबर आने की संभावना है। इसके अलावा एसटी विडो में कट ऑफ तो यही रहती 0, लेकिन अब इसकी जो कट ऑफ है वो आपकी 20 से ऊपर रहेगी एसटी विडो में। तो एससी विधवा तो 42 और एसटी विडो है वो आपके अगर 20 से ऊपर नंबर बन रहे हैं तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा सामान्य ईडब्ल्यूएस में जो विधवा है उनकी कट ऑफ भी 0 रही है, लेकिन अब इसकी जो कट ऑफ है वो आपकी 50 से ऊपर रहेगी, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी की जो विधवा है इनकी कट ऑफ 0 रही है, लेकिन अब इसकी कट ऑफ है वो भी 50 से ऊपर रहने की संभावना है। जो भी विधवा महिलाएं हैं ओबीसी के अंतर्गत उनके लगातार मैसेज आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ 30 नंबर के ऊपर 40 नंबर के ऊपर आस कर रही हैं, लेकिन उनका नंबर है वो मुश्किल से बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। 50 से ऊपर कट ऑफ है वो रहने की संभावना है। अगर आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं तो ध्यान से देख लेना, क्योंकि सभी को जवाब देना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो 50 नंबर से ऊपर अगर आपकी बन रहे हैं तो आपका नंबर इसमें आ सकता है। एमबीसी कैटेगरी में विधवा है इनकी 0 रही है और अगर इनके 30 से ऊपर नंबर है तब आपका नंबर इसमें आ सकता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि रिजल्ट कब आएगा। कट ऑफ तो चलो जो है वो मैंने आइडिया आपको बताया, काफी अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे थे इसलिए, लेकिन मुद्दा यह है कि जो फाइनल कट ऑफ है उसका पता तो हमें रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। तो ये रिजल्ट कब आएगा, इसका क्या मामला है? तो देखो बात यह है कि फिलहाल डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, भाई केंद्र में बीजेपी है, राजस्थान में बीजेपी है, जब चाहे तब आ सकता है, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। भाई पहले देखो 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती का अभी जो हाल ही में 48,000 कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया गया है, कहां बात थी? अगस्त सितंबर तक
भी अगर अपन लगातार प्रयास करते तब जाकर रिजल्ट निकलने की बात थी। लेकिन मोदी जी का जैसे ही आगमन राजस्थान में प्रस्तावित हुआ तो इतनी फास्ट तरीके से काम हुआ। डबल इंजन की सरकार थी, इनको कोई नटने वाला नहीं था, विरोध करने वाला नहीं था, और तुरंत आपका रिजल्ट है वो जारी किया गया। तुरंत आपकी 1 गुना 2 गुना की दोबारा मेडिकल लिस्ट है वो जारी की गई। जिनका हुआ उनका ठीक है शामिल कर लिया, जिनका नहीं हुआ उनको प्रोविजनल कैटेगरी में डाल दिया, और जल्दी से फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करके कट ऑफ तैयार करके रिजल्ट है वो आपका वेबसाइट पर डाल दिया, और आरपीएससी सचिवालय वालों को विभाग आवंटित कर दिया, उनको रोजगार मेले में बुला लिया, और बाकी का फिर से डाक के 3 पात, है ना। यानी मोदी जी के आगमन के कारण ही आपका रिजल्ट है वो पहले आना संभव हुआ है। तो ये तो कन्फर्म है कि अगर सरकार चाहे तो आपका रिजल्ट है वो 5 दिन के अंतर्गत आ सकता है, अगर सरकार चाहे। और अगर सरकार को इतनी ज्यादा अड़ी नहीं है कि अपन क्यों करें, ठीक है मामला लटका पड़ा है, चलता रहेगा, तो फिर वो चलता रहेगा, है ना। अब देखो कल परसों आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो सचिव है रामनिवास मेहता जी, हाईकोर्ट ने 4 तारीख की डेट थी और 4 तारीख को वो खुद उपस्थित हुए, और जो सेकंड ग्रेड वाला जो मामला है 50% से ज्यादा पद बढ़ाने वाला, उसमें 62% कर दिए थे। तो रामनिवास मेहता जी जब वहां पर खुद उपस्थित हुए तो जज साहब ने कहा कि आपने पद क्यों बढ़ाए, और इतने पद, और अगर बढ़ाए तो आप फॉर्म रीओपन क्यों नहीं कर रहे। तो मेहता जी ने कहा चलो कोई नहीं, 50% से ज्यादा बढ़ाने पर फॉर्म रीओपन करने पड़ते हैं, तो हम 50% बढ़ा लेते हैं, 12% वापस कट कर देते हैं, और मामला है वो वही निपट गया, है ना। कितनी जल्दी, मतलब केवल और केवल 15-20 मिनट का वो मामला था और सारा निपट गया। अब यहाँ पर देखो दिक्कत क्या है कि ये जो कार्मिक विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड है, ये हाईकोर्ट खुद नहीं जा रहे, ये अपने वकील को भेज रहे हैं। डबल बेंच में अगर ये सुनवाई करेंगे तो यहाँ पर भी ये खुद उपस्थित हों, तो जज साहब के सामने अगर खुद होंगे तो अपना वर्डिक्ट ये खुद रख सकते हैं, और फैसला तुरंत आपका 15 मिनट के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन देखो होता क्या है, जब कर्मचारी चयन बोर्ड को फैसला लेना होता है, यानी आलोकराजी फैसला लेते हैं, तो आलोकराजी अपने वकील को भेजते हैं, फिर वकील आलोकराजी की तरफ से वहां पर सुनवाई करता है, फिर जज साहब जो भी कहते हैं, फिर वकील है वो अगली तारीख लेता है, फिर जज साहब अगली तारीख देते हैं, फिर वो वकील जाता है वापस कर्मचारी चयन बोर्ड और कार्मिक विभाग में, फिर उनको कहता है कि जज साहब ने ये कहा है, तो फिर वो वकील को कहते हैं कि ठीक है अब ये कहा है तो अगली सुनवाई में आपको ये कहना है, फिर वो अगली सुनवाई में वकील फिर से जाता है, फिर उनको जज साहब को कहता है कि उन्होंने ये कहा है, वकील कहते हैं अगली तारीख दीजिए, फिर वो तारीख पर तारीख वो चलती रहती है। तो इससे अच्छा यही है ना कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोकराज जी हैं वो खुद उपस्थित हो जाए, जज साहब जो भी कहें खुद सुनेंगे, खुद जवाब देंगे, और जब बात सामने होती है ना तभी कोई ना कोई सारांश निकलता है। जैसे रामनिवास जी मेहता जी खुद गए, सामने बात हुई जज साहब के, तुरंत आपका फैसला आ गया, है ना, केवल एक ही सुनवाई में। उसी तरीके से अगर आलोकराज जी खुद हाईकोर्ट में उपस्थित होंगे तो सामने होंगे तो तुरंत बातचीत होगी, लेकिन इस तरीके से अगर खुद उपस्थित नहीं होंगे तो तारीख पर तारीख चलती रहेगी, और इन कैटेगरियों का जो परिणाम है वो आपका अटका हुआ रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको, अगर मैं आपको ये कह दूं कि रिजल्ट कब आएगा, और अगर उस तारीख को रिजल्ट ना आए तो फिर आप मुझे दोस्तों की किस आपने तो कहा था कि आपका 31 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा, और 31 जुलाई तो निकल गई लेकिन अभी तक आया नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ 31 जुलाई की जरूरत ही नहीं है, आज ही सुनवाई होती है तो 15 मिनट में हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा, और 2 घंटे के बाद में नोटिस आ जाएगा आपका रिजल्ट निकलने का। इतनी जल्दी आ सकता है अगर सरकार चाहे तो, वरना इस फैसले को लटकाती रहेंगी, और ये आपके 5,500 जो कैंडिडेट है इनका परिणाम है 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है। इसलिए कब आएगा वाली बात ही है कि कोई फिक्स तय नहीं है, क्योंकि मामला जो है वो न्यायालय के अधीन है। लेकिन फिर भी मैंने आपको देखो कल भी बताया था कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि 31 जुलाई तक ये जो दोनों मामले हैं वो आपस में सुलझ जाएं, खासतौर से आलोकराज जी और आपके हाईकोर्ट के बीच में जो भी मैटर है, क्योंकि जो मिनिमम पासिंग मार्क डिसाइड करने का जो निर्देश दिए थे वो किए नहीं है। तो देखो आपको थोड़ा सा समझना होगा, रिजल्ट कब आएगा वाली बात है ये न्यायालय के अधीन है। न्यायालय चाहे, आलोकराज जी चाहे तो आपका परिणाम वो 2 घंटे के भीतर निकल कर आ सकता है, और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो भी आपको 48,000 बच्चों के साथ में दी जा सकती है, ठीक है। लेकिन हम बाकी उम्मीद कर सकते हैं कि 31 जुलाई तक आपका परिणाम आ जाए। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।